Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is chromosomal disorder, and we are going to discuss about one of the chromosomal disorder, that is Down syndrome. This syndrome or this topic is very important for exam point of view. Question always come from this point also. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और उसमें हम डिस्कस करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। हमेशा आप एग्ज़ाम में देखते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम हम पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, तो कैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ये हम समझेंगे, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है आपको। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक इज़ डाउन सिंड्रोम, जो कि एक टाइप का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होती हैं, अगर क्रोमोसोम के नंबर चेंज होने से, अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने से डिसऑर्डर हो रहा है, या रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होने से डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है कुछ चेंज आता है, डिसऑर्डर डेवलप होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। या अरेंजमेंट में चेंज आ जाए तब भी हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसी का एक एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। इसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, सबसे पहले किसने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था, इसको डिस्क्राइब बाई लैंगडोन डाउन के द्वारा 1866 में डिस्क्राइब किया गया था। इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। साइंटिस्ट जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, दैट इज लैंगडोन डाउन ने 1866 में एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि डेवलप्स होता है डिजीज किसके से, ट्राइजोमी। ट्राइजोमी हमने पढ़ा था बेटा, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में हमने पढ़ा था यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ा। जीनोमैटिक म्यूटेशन में हमने यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी पढ़ा था। एन्यूप्लॉइडी में भी हमने हाइपो एन्यूप्लॉइडी पढ़ा था, हाइपो एन्यूप्लॉइडी और एक हाइपर एन्यूप्लॉइडी पढ़ा था। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हाइपर एन्यूप्लॉइडी का, क्योंकि यहाँ पे सेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो गया है, तो इसलिए ट्राइजोमी हो गया है। कौन से क्रोमोसोम का, ऑटोजोम, जो कि 21st है। कौन सा, 21st पेयर का। 21st पेयर की 2 कॉपी होनी चाहिए, लेकिन इस पर्सन में कितनी मिलेंगी, 3 कॉपी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइजोमी ऑफ 21। ट्राइजोमी ऑफ 21 किस में होती है, डाउन सिंड्रोम में होती है। अब ये ट्राइजोमी क्यों ही हुई, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसजंक्शन हुआ होगा। जब डिसजंक्शन होता है तो उस समय पे जो है पेयर प्रॉपरली जो है सेपरेट नहीं हुए होंगे, और इसकी वजह से ऐसा रीज़न रहा होगा। जैसे इसमें से हो सकता है, हम देखते हैं केस, जैसे मेल है, अगर मेल है तो मेल में हो सकता है मेल के अंदर ही पेयर जो था 21st क्रोमोसोम वाला वो सेपरेट नहीं हुआ। फीमेल नॉर्मल थी, तो इसलिए मेल के अंदर से कॉपी डबल आ गई, तो इसलिए 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी होगी, फीमेल से 1 कॉपी आई, लेकिन मेल से 2 कॉपी आई, इसलिए 2n+1। तो यहाँ पे क्रोमोसोम 46 होने चाहिए, लेकिन कितने होंगे, एक एक्स्ट्रा आ गया 21st वाला, तो कितने होंगे, 47 होंगे क्रोमोसोम। मेल में अब की बार नॉर्मल था, फीमेल से 1 कॉपी एक्स्ट्रा आ गई, फीमेल के जो क्रोमोसोम पेयर था 21 वाला वो सेपरेट नहीं हुआ। वहाँ से एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम ना अभी 47 हो गई, 21st क्रोमोसोम की 1 कॉपी एक्स्ट्रा बन गई, जो कि फीमेल से आई है। तो ओवरऑल देखो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 45 ट्राइजोमी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 जो है यहाँ पे +2 जो है सेक्स क्रोमोसोम है, ये ऑटोजोम के अंदर इंक्रीज हुआ है नंबर, ठीक है। ये 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम का नंबर, जो कि XX होगा फीमेल होगी, मेल होगा तो XY होगा, तो वो दोनों का नंबर 2 रहना है, लेकिन किसका नंबर बढ़ा है, ऑटोजोम का, क्योंकि ट्राइजोमी किसकी हुई, 21st पेयर कौन सा है, ऑटोजोम है, तो इसलिए 45 + 2 टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47। तो कौन से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा है बेटा यहाँ पे, तो अगर लिखना हो तो आपको 45 + XX लिख सकते हैं, या 45 + XY लिख सकते हैं। अगर फीमेल होगी तो XX लिख देंगे, 45 + XX तो 47 तब हो जाएगा, और अगर मेल होगा तो लिख देंगे 45 + XY, तब भी क्या हो जाएगा, 47। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, एग्जाम में पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, एग्जाम में ऑप्शंस बनाने के, तो इसलिए आपको हर चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत बारीकी से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे लिखना आ गया, आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डाउन सिंड्रोम के अंदर। फिर देखो इसके सिम्टम्स दे रखे हैं, अगर इंडिविजुअल अफेक्टेड हो जाए डाउन सिंड्रोम से, जिसमें ट्राइजोमी हो जाए 21st क्रोमोसोम की, तो उस पर्सन में क्या सिम्टम दिखाई देंगे। जैसे कि NCERT में भी यहाँ पे आपको फोटो दिखाया हुआ है, वो फोटो के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसे यहाँ पे ये फोटो है, यहाँ पे ये क्लियरली दिखाया हुआ है आपको, पहले हम इस फोटो को ही देख लेते हैं। तो ये फोटो जो है, पिक्चर जो है यही दिखा रही है, यहाँ पे पिक्चर में आप क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक किड है, और ये जो है डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है, और इसके अंदर कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो आप एक क्रोमोसोम पेयर में 3 कॉपी दिख रही हैं, जो कि 21st नंबर का क्रोमोसोम है, बाकी सब में देखो यहाँ पे 2-2 कॉपीज़ थी। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ये यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर दिया हुआ है, ये 5 से 10,
फिर ये जो है 15 और ऐसे करते हुए 21 यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आएगा। तो ये वाला जो है यहाँ पे 3 कॉपी दिया हुआ है। अब इसके फोटो में क्या दिखाई दे रहा है, जैसे इसके अंदर कुछ जैसे सिम्टम दिखाए हुए हैं, ब्रॉड फ्लैट फेस होगा इस इंडिविजुअल का जो इफेक्टेड है, या फिर फ्लैट बैक ऑफ हेड होगा, या फिर क्या हो सकता है मैनी लूप्स ऑन फिंगर्स, ये भी इसके सिम्टम आइडेंटिफाई करने के लिए। इवन बिग एंड रिंकल टंग हो सकती है इसके, और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि बिग एंड रिंकल टंग, तो टंग का साइज़ जो है बिग होगा एज़ कम्पेयर टू जो माउथ का साइज़ होता है उसके प्रोपोर्शन में नहीं होगा, और रिंकल हो सकती है, इसलिए फोल्ड हो सकती है। मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स हो सकते हैं कि जो है उंगलियों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो इसकी वजह से मैनी लूप्स बन गए होंगे वहाँ पे फिंगर टिप्स पे। और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा और क्या यहाँ पे जो है सिम्टम्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो पूछे जाते हैं। शॉर्ट स्टैचर इंडिविजुअल होता है, स्टैचर मतलब होता है हमारी हाइट से रिलेटेड बॉडी की, ठीक है। तो शॉर्ट स्टैचर इसकी पर्सन की इफेक्टेड इंडिविजुअल की क्या होगी, हाइट ज़्यादा नहीं होगी, स्मॉल राउंड हेड होगा, ठीक है। स्मॉल होगा हेड और राउंड होगा, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होगा हेड जितना प्रोपोर्शनेटली होना चाहिए। इससे कैसा होगा, शॉर्ट स्टैचर विद स्मॉल राउंड हेड होगा। साथ में फुरो टंग, क्योंकि टंग का साइज़ बड़ा है तो इसलिए फुरो, एक तो हमने देखा कि फुरो क्या होता है, देखो फुरो क्या होता है, नॉर्मली हमारी टंग इस शेप में होती है आगे से, लेकिन इसकी पर्सन कैसे हो सकती है, इसमें तो हल्का फुल्का सा यहाँ पे शेप में जो है चेंज आ जाए तो ये फुरो बन गया, ठीक है। तो फुरो टंग हो सकता है, तो बिग है, रिंकल्ड है। उसके अलावा फुरो टंग भी होती है, तो बिग और रिंकल तो पता ही लग गया, तो फोल्डिंग हो सकती है इसके अंदर, और फ्रोड भी होगी। नॉर्मली हमारी कैसे होती है, ऐसे शेप में होती है, लेकिन इस पर्सन में कैसी हो सकती है, आगे से थोड़ा बहुत इसमें इस तरह का शेप चेंज आ जाए। पार्शली ओपन माउथ, इस पर्सन का नॉर्मली जो है पार्शली ओपन माउथ आपको दिखाई देगा, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी क्या है, ये पर्सन जो है पार्शली ओपन माउथ को रखेगा। ब्रॉड पाम होगी विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, अगर यहाँ पे पाम का साइज़ ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएंगे, फोल्डिंग्स या क्रीज बनना शुरू हो जाएंगी पाम के अंदर। तो इस पर्सन में ये भी आइडेंटिफिकेशन है कि पाम क्रीज कॉमनली बनती हुई देखी जा सकती है। तो ब्रॉड पाम है विद पाम क्रीज, ये सारे सिम्टम्स आपको याद रखने हैं बेटा, ये सारे के सारे एग्जाम में आते हैं, कौन सा इसका सिम्टम है या कौन सा नहीं है। तो जैसे कि हमने हेड से स्टार्ट करते हैं, तो हेड में क्या है, स्मॉल राउंड हेड है, शॉर्ट स्टेचर है, फ्लैट हो सकता है बैक है जो पार्ट जो है हेड का ये। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो टंग है वो बिग है, रिंकल्ड है, और टंग कैसी है, फ्रूट टंग है, ये याद करना है। फिर हैंड्स पे आ जाएंगे, तो हैंड्स पे क्या है कि यहाँ पे जो पाम, जो ब्रॉड पाम है विद करेक्टरिस्टिक पाम क्रीज है। साथ में मैनी लूप्स ऑन, जैसे हमने पढ़ा था मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, तो मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स ये वाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हेड से रिलेटेड इसमें यहाँ पे सिम्टम हैं, कुछ पाम से और कुछ टंग से रिलेटेड यहाँ पे सिम्टम्स हैं। इसके अलावा क्या दिखाया गया है यहाँ पे, देखो फिजिकल डेवलपमेंट भी क्या होगा इस पर्सन का, पूरी तरह से प्रोपोर्शनेटली एज के साथ में प्रोपोर्शनल नहीं होगा, तो रिटार्ड हो जाएगा, धीरे होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट भी प्रॉपरली नहीं होगा। इसके अलावा साइकोमोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे सिग्नल होते हैं, जो रिस्पांस देते हैं, हम किसी चीज़ को हम रिसीव करते हैं, फिर हमारा ब्रेन सिग्नल को रिसीव करने, सिग्नल को रिसीव होने के बाद रिस्पांस देता है, तो उसी के बोलते हैं साइकोमोटर। तो इस पर्सन का साइकोमोटर डेवलपमेंट भी रिटार्ड हो चुका होगा, प्रॉपरली जो है डेवलप नहीं हुआ होगा। उसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट जो है इस पर्सन की, उसमें भी कहीं ना कहीं रिटार्डेशन हो चुका होगा एज के साथ में, इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे जितना होना चाहिए था वैसा इसका रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो मेंटल एज वेल फिजिकल एज वेल साइकोमोटर डेवलपमेंट, तीन तरह के अंदर क्या होता है डेवलपमेंट में रिटार्डेशन यहाँ पे इस पर्सन के अंदर देखा जा सकता है, जो कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड हो। तो हमने यहाँ पे बेटा क्लियरली देखा कि डाउन सिंड्रोम जो है ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम, जो कि ऑटोजोम के ट्राइजोमी से होता है। टोटल क्रोमोजोम 47 हो जाते हैं, ऑटोजोम्स का नंबर 1 का 21 पेयर का पड़ जाता है। और सिम्टम्स दिखाई दिए यहाँ पे, सिम्टम्स कौन कौन से, जैसे कि शॉर्ट स्ट्रेचर होगा, फ्रोट टंग हो सकती है, बिग और रिंकल जो है टंग हो सकती है, पार्शली ओपन माउथ है, ब्रॉड पाम विद करेक्टरिस्टिक जो है पाम क्रीज होंगे, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ये याद रखना सारे के सारे। उसके अलावा जो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ भी यहाँ पे इस पर्सन के पॉसिबल है। साथ में यहाँ पे क्या, यहाँ पे ब्रॉड फ्लैट फेस है और जो है फ्लैट बैक ऑफ हेड है। साथ में जो है रिटार्डेशन हो जाएगा फिजिकल, मेंटल और साइकोमोटर डेवलपमेंट का। दीज आर द सिम्टम्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आते हैं, या तो क्रोमोजोम की पूछता है कौन से क्रोमोजोम की ट्राइजोमी हुई है, या फिर किस क्या कंडीशन होती है ट्राइजोमी से होता है, तो ये
हाइपर एन्यूप्लोइडी का एग्जाम्पल है, जो कि जीनोमेटिक म्यूटेशंस में हमने अलग से पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा जीनोमेटिक म्यूटेशन का, आप उसको देख लो तो आप इस बात को ईजिली समझ जाओगे। टोटल क्रोमोसोम का नंबर कैसे लिखेंगे, 45 + XX या 45 + XY, तो ये भी 47 के बराबर ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, इसलिए वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।